हाय फ्रेंड्स, पढ़ते जाओ में आपका स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो में मैं कक्षा 12 का जो है भौतिक विज्ञान पहले चैप्टर में जितनी पॉइंट है, पहले चैप्टर में जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंगें हैं, मैं आप सबको बताऊंगा कि कौन से ये सब जितनी भी पॉइंट लिखी गई हैं इसमें ये सब इम्पॉर्टेंट है। जितनी पॉइंट लिखी गई हैं इसमें ये सब क्या है, इम्पॉर्टेंट है। पहली पॉइंट क्या लिखा गया है, कूलाम का नियम पहले ही चैप्टर में है। पहली पॉइंट जो है कूलाम का नियम क्या होता है, क्या होता है कूलाम का नियम। आप क्या कहोगे कूलाम का नियम बताते समय? आप कहोगे अगर हमारे पास दो आवेश हैं, क्या है, हमारे पास दो आवेश हैं, एक है Q1 और दूसरा आवेश मान लीजिए क्या है, Q2। हमारे पास दो आवेश हैं, Q1 है और क्या है, Q2 है, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या मान लीजिए, R मान लीजिए। हमारे पास दो आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी R है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कूलाम का नियम क्या होता है, ठीक है। तो कूलाम का नियम क्या होता है, यदि हमारे दो आवेश हैं, हमारे पास क्या है, दो आवेश हैं, तो आप कहोगे कि दो आवेशों के बीच आप क्या कहोगे, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 दोनों को मिलाओगे, यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R²। जब ये क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, कांस्टेंट हटता है जब प्रोपोर्शनल हटता है, ये प्रोपोर्शनल है। जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो बराबर लगा के कोई कांस्टेंट आता है। जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्या आएगा, K आएगा, K Q1 Q2 अपान R²। ये फॉर्मूला आया किसका, कूलाम के नियम में, F बराबर K Q1 Q2 अपान R²। जहाँ K बराबर होता है 1/4πε0, जहाँ K बराबर क्या होता है, 1/4πε0। K का मान यहाँ पे रखिए, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। ये पूरा हो गया कूलाम के नियम। 3 नंबर में आता है। सबसे पहले आप नियम लिखोगे, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद आप जब इन दोनों को जोड़ोगे तो प्रोपोर्शनल हटाओगे, एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट का मान जो होता है 1/4πε0 होता है और इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। 1/4πε0 का मान क्या होता है, 9 × 10⁻⁹। 1/4πε0 का मान क्या होता है, 9 × 10⁻⁹। जब आप देखिए ये पहली पॉइंट आपकी हो गई, पहली पॉइंट हो गई कि कूलाम का नियम क्या है, तो F बराबर क्या निकल के आया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। जहाँ पे Q1 Q2 क्या है, आवेश है, क्या है, आवेश है, ठीक है। Q1 Q2 क्या है, आवेश है, ठीक है। आपको ये पॉइंट समझ में आ गई पहली वाली। अब आइए अगली पॉइंट पे चलते हैं।
अगली पॉइंट क्या है? विद्युत क्षेत्र। अगली पॉइंट क्या है? विद्युत क्षेत्र। अगली पॉइंट है विद्युत क्षेत्र। अगली पॉइंट क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए विद्युत क्षेत्र, इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र को हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होता है एफ बटे क्यू। ई बराबर क्या होता है? एफ बटे क्यू, जहाँ एफ क्या है? बल है। एफ क्या है? बल है। क्यू क्या है? आवेश है। एफ क्या है? बल है। और क्यू क्या है? आवेश है। ई क्या है? ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो आप विद्युत क्षेत्र की परिभाषा कैसे बताओगे? आप कहोगे एकांक कूलाम। जैसे आपका फॉर्मूला ये है, ई बराबर एफ बटे क्यू है। अगर आप क्यू का मान 1 कूलाम कर दो, अगर आप क्यू का मान क्या कर दो? 1 कूलाम कर दो, तो ई बराबर एफ हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला मान 1 हो जाएगा। अब क्यू का मान जब आप 1 कर दोगे तो ई बराबर एफ हो जाएगा। तो आप कहोगे 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आप क्या कह सकते हो? क्यों? जब आपने देखा कि जब आपने क्यू का मान 1 कर दिया तो ई एफ के बराबर आ गया, तो इसका मतलब 1 कूलाम आवेश पर जो लगने वाला बल है वो किसके बराबर है? विद्युत क्षेत्र के। तो आप कहोगे एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल जो होता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आपको 2 पॉइंट हो गई। और एक बात, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, अब देखिए मात्रक यहाँ से निकालिए। आपका बल का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक आवेश है, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो आप कहोगे बल, इसका मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या कहेंगे? न्यूटन प्रति कूलाम। किसका मात्रक? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। पहली पॉइंट पढ़ चुके हैं, दूसरी पॉइंट पढ़ चुके हैं, तीसरी पॉइंट विद्युत विभव और विभवांतर। तीसरी पॉइंट क्या पढ़ना है? विद्युत विभव, विद्युत विभव और क्या पढ़ना है? विभवांतर। विद्युत विभव और क्या पढ़ना है? विभवांतर। तीसरी पॉइंट में क्या पढ़ना हमको? विद्युत विभव और विभवांतर पढ़ना है। तो आप जानिए कि विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W बटे क्यू। विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर W बटे क्यू। अब इसमें आप क्यू का मान भी क्या कर दोगे? 1 कूलाम कर दोगे। ध्यान से देखिए, क्यू का मान क्या कर दोगे? आप 1 कूलाम कर दोगे। जैसे ही क्यू का मान 1 कूलाम करोगे, अब बताइए यहाँ जब किसी के बटे में 1 रहता है तो उसको छोड़ देते हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। तब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्यू का मान 1 करने पर, क्यू का मान जब आप 1 कर रहे हो तो जो विभव है, ये विभव है, ये क्या है? विभव है। किसके बराबर हो जा रहा है? W। W क्या है? कार्य है। W क्या है? कार्य है। विभव किसके बराबर हो जा रहा है? कार्य हो जा रहा है। तो आप कहोगे, ध्यान से सुनिएगा, आप क्या कहोगे? विभव की परिभाषा बताते समय आप कहोगे 1 कूलाम आवेश को, क्या कहोगे आप? 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को अनंत से, कहाँ से? अनंत से। कितना आवेश लिए हो? 1 कूलाम। 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य किसके बराबर होता है? आया था विभव के। जब क्यू का मान 1 कर दोगे तो कार्य किसके बराबर हो जाता है? विभव को। तो आप कहोगे 1 कूलाम आवेश को कहाँ से? बहुत दूर से, अनंत से लाने में। 1 कूलाम आवेश को अनंत से कहाँ पे लाने में? विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो विभव कहलाता है। अब जान लीजिए विभव का मात्रक क्या होता है? फॉर्मूले से देखिए,
कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल, और इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसका मतलब विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। आप इसको क्या कह सकते हो, वोल्ट कह सकते हो। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है विभवांतर क्या होता है, तो एक परिभाषा तो आप कह सकते हैं विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। या आप कहोगे एक कूलाम आवेश द्वारा किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, आपको वैद्युत विभव और विभवांतर समझ में आ गया। ठीक है, वैद्युत विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक ही वोल्ट होता है। वैद्युत विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक ही क्या होता है, वोल्ट होता है। वैद्युत विभव और विभवांतर दोनों चीज़ का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, अब आप अगली पॉइंट पढ़ोगे। अगली पॉइंट आप देखिए क्या पढ़ते हो, अगली पॉइंट आप पढ़ोगे गाउस का नियम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इन सब पॉइंटों में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, गाउस का नियम सबसे इम्पोर्टेंट है। गाउस का नियम क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, सबसे पहले आप कोई बंद आकृति बना लोगे। एक चीज़ जानिए, ये फाई होता है। ये चीज़ क्या होता है, गोला बना के उस पर इस तरह से कर देते हैं तो इसे क्या पढ़ते हैं, फाई पढ़ते हैं। लेकिन ये होता क्या है, ये होता है वैद्युत फ्लक्स। ये क्या होता है, फाई क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है। फाई क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है। फाई वैद्युत फ्लक्स होता है। अब आप जानिए, आप क्यों तो जानते हो क्या होता है, और आप एप्सिलॉन नॉट भी जानते हो क्या होता है। ठीक है, तो अब आप इतना जानिए कि फाई और वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, ये कोई बंद पृष्ठ है। ठीक है, तो आप कहोगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से मान लीजिए उसमें फाई फ्लक्स गुजर रहा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। ध्यान से सुनिएगा, कोई बंद पृष्ठ है उसमें से गुजरने वाला, आपके पास कोई बंद पृष्ठ है उसमें से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान इसमें जो उपस्थित रहेगा कुल आवेश का। ध्यान से सुनिएगा, वैद्युत फ्लक्स में क्या होता है, कोई बंद परिपथ है, हमारे पास कोई बंद परिपथ है, उसमें से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान, उसमें से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान उस परिपथ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। परिभाषा फिर से देखिए, किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान, किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये किसकी प्रमेय हो गई, गॉस की प्रमेय हो गई। 2 नंबर में पूछा जाता है, नियम 2 नंबर में पूछा जाता है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इस एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। इस एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 8.85 × 10⁻⁻12। अब आप पढ़ चुके हैं, कितनी पॉइंट पढ़ चुके हैं आप, 4 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। अब अगली पॉइंट है संधारित्रों का संयोजन। अगली पॉइंट क्या है, संधारित्रों का संयोजन। आपने 10 में प्रतिरोध पढ़ा होगा, इसमें तो भी पढ़े होंगे आप। अगले चैप्टर में विद्युत धारा है, उसमें आप पढ़े हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों की तरह ही क्या है, संधारित्रों का संयोजन है। प्रतिरोधों को 2 प्रकार से जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध बराबर होता है R = R1 +
R2, R बराबर R1 प्लस R2, लेकिन समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। श्रेणी क्रम में फॉर्मूला ये होता है, समांतर क्रम में फॉर्मूला ये होता है। श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला होता है, और समांतर क्रम में फॉर्मूला ये वाला होता है। सेम इसी तरह संधारित्र को जोड़ेंगे, बस इसका उल्टा कर देंगे। संधारित्र को भी इसी तरह से जोड़ेंगे। संधारित्र को जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, संधारित्र को हम C से प्रदर्शित करते हैं, जैसे इसमें R1 R2 था, उसमें C1 C2 होगा। संधारित्र को श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। और जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे, संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हम इसे कर देंगे C बराबर C1 प्लस C2। इसमें जब समांतर में जोड़ेंगे तो सीधे सीधे लिख देंगे, और श्रेणी में जोड़ेंगे तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। आपकी चौथी पॉइंट, पांचवी पॉइंट खत्म हो गई। अब आपके लास्ट पॉइंट बची है समविभव पृष्ठ। तो आप कहोगे समविभव पृष्ठ क्या होता है, आप कहोगे ऐसा पृष्ठ, समविभव पृष्ठ में क्या कहोगे, ऐसा पृष्ठ जहाँ विभव समान हो, जहाँ विभव समान हो, जहाँ विभव समान हो, उस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहेंगे। समविभव पृष्ठ किसे कहेंगे, ऐसा पृष्ठ जहाँ विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहेंगे। समविभव पृष्ठ किसे कहेंगे, जहाँ पे क्या समान हो, विभव समान हो। जैसे ये आपके पास क्या है, वृत्त है, ये आपके पास वृत्त है, इसका केंद्र यहाँ पे है, केंद्र द्वारा यहाँ पे जो विभव होगा, यहाँ पे विभव होगा। वृत्त के प्रत्येक कोण, जहाँ भी आप देखिए यहाँ पे विभव समान रहेगा। इसका मतलब ये कौन सा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। आपकी सभी पॉइंट खत्म हो गई, ठीक है। आप इतना जानिए कि कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं आप, वैद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं, वैद्युत विभव, गॉस का नियम, संधारित्रों का संयोजन और समविभव पृष्ठ आपने पढ़ चुका। अब अगले चैप्टर में हम दूसरे चैप्टर की, अगले पार्ट में हम दूसरे चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेके आएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेके आएंगे, ठीक है। हम आपको अगले चैप्टर में फिर आएंगे, अगले पार्ट में, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेके आएंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।